हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हेनरी के लॉ के बारे में पढ़ा था कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस मतलब उसके उपयोग और उसकी सीमाएं लिमिटेशंस पढ़ी थी। आज हमारा अगला टॉपिक है, हेनरी का नियम खत्म हो चुका। आज हमारा अगला टॉपिक है द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब तक हमने जो हेनरी का नियम पढ़ा था वो किस पर पढ़ा था? एक द्रव था और एक क्या थी? गैस थी। अब हमारा है द्रव विलयनों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझो। देखो, हम दो वाष्पशील द्रव ले रहे हैं, समझ लो पहले इसको। इसमें दो वाष्पशील द्रव ले लिए हमने। एक को तो ए मान लिया, ए कंपोनेंट है, ए यौगिक है, और दूसरा क्या है? बी है। और दोनों कैसे हैं? वाष्पशील है। ये भी वाष्पशील है, मतलब इनकी भाप बन सकती है आसानी से। एक अवाष्पशील होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, इनकी भाप आसानी से बन सकती है और उनकी नहीं बन सकती। जो अवाष्पशील होते हैं, एक वाष्पशील एक अवाष्पशील ले, उनकी भाप कम बनती है। तो ये क्या है? ए और बी दो यौगिक है, तो ए ले लिया और बी ले लिया। इनकी जो भाप बनेगी, दोनों की भाप बनेगी, क्योंकि दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। तो इसका जो प्रेशर होगा, ए के प्रेशर क्या बोलेंगे? ए का आंशिक दाब। बी के प्रेशर क्या बोलेंगे? बी का आंशिक दाब। मैंने तुमको बताया था, मान लो इसमें एक से ज्यादा गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का अपना दाब होगा, ऑक्सीजन का अपना दाब होगा। तो नाइट्रोजन दाब को बोलेंगे नाइट्रोजन का आंशिक दाब, और ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का आंशिक दाब। मतलब सीधा सा है, ए का आंशिक दाब अलग होगा, बी का क्या होगा? अलग होगा। तो ए के आंशिक दाब को डिनोट करेंगे पी ए से, और बी का आंशिक दाब क्या होगा? पी बी। ऐसे ही ए की मोल भिन्न जो है वो किससे लिख रहे हैं? एक्स ए से, और बी की मोल भिन्न को इसमें किससे लिख रहे हैं? एक्स बी से लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमने हेनरी का नियम पढ़ा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वो किसके लिए था? गैस और द्रव के लिए। ये है सिर्फ द्रव दो विलयन, दो वाष्पशील विलयन लिए हैं, जिसमें द्रव और द्रव है, ओनली द्रव। पहला भी द्रव और दूसरा क्या है? द्रव है। तो ये भी द्रव है और ये भी क्या है? द्रव। और दोनों कैसे? वाष्पशील, मतलब दोनों की वेपर भाप बन सकती है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, वही एग्जांपल है सेम, कि जितने ज्यादा मोल ए के होंगे उतना ही उसका प्रेशर लगेगा, जितने ज्यादा मोल बी के होंगे उतना ही उसका प्रेशर लगेगा। मान लो इस दीवार को, दोबारा से वही एग्जांपल आएगी, इस दीवार को मान लो दो व्यक्ति इस पर धक्का मारे तो उनका प्रेशर दो व्यक्ति को जितना ही होगा। मान लो इस पर 100 धक्का मारे तो उनका प्रेशर ज्यादा होगा। तो सीधा सा है कि जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब मोल और प्रेशर दोनों एक दूसरे क्या होंगे? बिल्कुल समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होंगे। तो राउल्ट ने यही बताया था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स ए के। पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स बी के होता है। ये एक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसको बोलते हैं राउल्ट। ये राउल्ट का नियम कहलाएगा। ये आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इससे पहले हम कुछ देख रहे हैं। देखो, इसको तो चलो बाद में देखेंगे। देखो, हमको एक बात और देखनी है। ये देखो, ये हमारा विलयन भरा हुआ है, पहले इसको समझ लो। ये हमारा विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह क्या बनेगी? वाष्पशील होती है, इसकी वेपर बनेगी। इस वेपर बनने के प्रक्रम क्या बोलते हैं? वाष्पन बोला जाता है। देखो, द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, भाप बन रही है। देखो, ये द्रव था और वाष्पशील है, तो गैस बनेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? द्रव से गैस में परिवर्तित होना, वाष्पन और या वाष्पीकरण। और दोबारा से कुछ टाइम बाद देखो, ये जो बीकर लिया, ये क्या लिया है? क्लोज, बंद बीकर लिया। बंद बीकर क्या होगा? भाप वापस यहाँ भाप बनेगी, तो वापस से पानी की बूंद के रूप में आएगी, और इसकी सतह पर क्या मारेगी? इसकी सतह पर दाब लगाएगी। इस द्रव की सतह पर क्या लगाएगी? दाब भी लगाएगी। तो गैस दोबारा किस में चेंज होगी? द्रव में चेंज होगी। और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? गैस का दोबारा द्रव में चेंज होना क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। द्रव का गैस में चेंज होना वाष्पन, गैस का द्रव में चेंज होना संघनन कहलाता है। और जब ये दोनों अवस्थाएं, द्रव का गैस में परिवर्तित होना और गैस का द्रव में परिवर्तित होना, अगर बराबर हो जाए तो इस अवस्था क्या बोला जाता है? साम्य अवस्था। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था,
साम्य अवस्था, मतलब द्रव का गैस में और गैस का द्रव में चेंज होना, इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको। जब समान हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको, साम्य अवस्था बोला जाता है इसको। और एक वर्ड है वाष्प दाब। वाष्प दाब किसको बोलेंगे, यहां से वाष्प दाब का भी समझ में आ गया होगा। वाष्प दाब क्या होता है, जो ये वाष्प बन रही है, इसका जो इस द्रव की सतह पर, ये जो द्रव की सतह है, इस पर जो दाब लगेगा एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोला जाता है। दोबारा से देख लो पूरे को। द्रव का गैस में चेंज होना, ये द्रव है, वाष्प गैस में चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। दोबारा से गैस का द्रव में चेंज हो, क्योंकि बंद पात्र लिया है, क्या बोलेंगे, संघनन। और एक ऐसी अवस्था आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, द्रव से गैस, गैस से द्रव, उसको क्या बोला जाता है, साम्य अवस्था, मतलब पात्र में साम्य स्थापित हो जाएगा। और वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, या वाष्प दाब क्या होता है कि वाष्प के द्वारा एक फिक्स टेम्परेचर पर जो द्रव की सतह है उस पर जो दाब लगेगा उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोला जाता है। अब यहां से देखो, ये तो हमारा टॉपिक था, चलो इसको तो मिटा देते हैं। अब इसको दोबारा से देखो, इस वाले को देखो, ये क्या है, दो द्रव लिए, दोनों वाष्पशील है, ए और बी वाष्पशील द्रव है। तो ए की मोलविन को पीए माना, बी की मोलविन को, ए के वाष्प दाब को पीए माना, बी के वाष्प दाब को पीबी माना। ऐसे मोलविन ए की एक्स ए, बी की एक्स बी माना। तो तुमको मैंने बताया कि जितने ज्यादा मोल्स होंगे किसी भी यौगिक के, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसका दाब भी उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सा है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती किसके होगा, एक्स बी के। और ये एक वैज्ञानिक थे राउल्ट नाम के, इन्हीं के आधार पर इस वैज्ञानिक को क्या बोला जाता है, राउल्ट का नियम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो इसको देखते हैं अब हम, देखो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ए और बी कंपोनेंट है, इसका पी ए माना प्रेशर, इसका पी बी पार्शियल प्रेशर जो है आंशिक दाब है, इसकी मोलविन एक्स ए, इसकी मोलविन एक्स बी। तो देखो राउल्ट्स क्या कहते हैं, फ्रांसिस वैज्ञानिक राउल्ट ये कहते हैं कि, ये वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोलविन के समानुपाती होता है। तो ए अवयव का आंशिक दाब क्या बोलेंगे, पी ए, ये किस समानुपाती होगा, इसकी मोलविन के। ऐसे ही बी अवयव का आंशिक दाब किस समानुपाती होगा, इसकी मोलविन एक्स बी के समानुपाती होगा। तो देखो हम पहले हम घटक दो लिए हैं, दो घटक लिए हैं और भी। तो घटक ए के लिए ध्यान से देखो, पी ए क्या होगा, समानुपाती एक्स ए के, और यहां से समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाने पड़ेगा, वह स्थिरांक हम लगा रहे हैं पी नोट ए। इसको क्या बोला जाता है, ध्यान से देखो, पी नोट ए, पी नोट ए, इसका मतलब क्या होता है, पी नोट ए क्या है, पी नोट ए तो होता है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में यौगिक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में। इसका मतलब क्या है, देखो समझ लो इसको, मान लो ये हमारा विलायक है, ये विलायक भरा हुआ है, और ये हमारा विलयन, जिसमें विलय प्लस विलायक होगा, विलयन। अब ध्यान से देखो शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है। अब तुम बताओ, इन दोनों के जो दाब होगा, एक हमने विलायक डाला है, इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, एक हमने विलयन लिया है, मतलब विलय भी और विलायक भी, उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, किसका वाष्पन ज्यादा होगा, ये बताओ पहले, किसका वाष्पन ज्यादा होगा। कि विलायक, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक उबलेगा, इसमें कोई भी ऐसा विलय नहीं डाला है कि उसके जो वाष्प है उसको कम करे, ऐसा कोई भी विलय भी नहीं डाला हमने, कोई विलय ही नहीं डाला ये मान लो, तो इसका वाष्प दाब जो होता है हमेशा ज्यादा होता है, इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। और शुद्ध अवस्था के लिए हम नोट लगाते हैं, मतलब शुद्ध का मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ एक ही यौगिक, जैसे विलायक, विलायक जैसे पानी पानी ले लिया, इसमें कुछ नहीं डाला। नोट का मतलब क्या है यहाँ पर, शुद्ध, प्योर। नोट का मतलब है प्योर या शुद्ध अवस्था। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि विलायक की वाष्प ज्यादा बनेगी, क्योंकि हमने विलय में क्या कर दिया, विलय भी, विलयन में क्या मिला दिया हमने, विलय भी मिला दिया।
तो इसकी वाष्प जो बनेगी वो कुछ कम बनेगी। तो ध्यान रखना, वाष्प इसकी कम बनती है विलयन की, और शुद्ध जो अवस्था होती है विलायक की वाष्प ज्यादा बनती है। तो शुद्ध अवस्था के दाब को हम पी नोट ए मान रहे, वो यहां पर हम एक स्थिरांक के रूप में काम में ले रहे हैं। ये हमें आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। पी नोट ए का मतलब क्या है? शुद्ध अवस्था। सिर्फ वहां पर विलायक विलायक मान लो शुद्ध अवस्था है, और कुछ वहां पर नहीं डाला गया है। और विलयन में क्या होता है? विलयन में विलय प्लस विलायक होता है। तो विलय प्लस विलायक का मतलब क्या है कि अगर विलायक होता तो उसका कुछ ना कुछ अलग दाब होता, और उसका ज्यादा होता वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि उसकी वाष्प ज्यादा बनती। और विलयन में क्या होता है कि विलय भी मिला देंगे, तो विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब, विलय मिलाने पर मान लो चीनी मिला, चीनी, एक पानी को उबाल रहे हैं हम, दो बर्तन ले रहे पानी को उबाल रहे हैं, तो एक को सिर्फ पानी को उबाल रहे हैं एक में, और दूसरे में पानी के साथ साथ हम चीनी डाल दी। तो पानी के साथ में जो चीनी डाली वो बाद में देर से उबलेगा, और सिर्फ पानी पानी वो पहले उबल जाएगा। तो सीधा सा है, जो शुद्ध अवस्था क्या है? पानी है उसमें, और अब उसमें दूसरे में क्या कर विलयन बना दिया हमने चीनी डालकर। तो जो पानी है, शुद्ध अवस्था जो पानी है वो पहले उबलेगा, तो उसका वाष्प ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना विलयन का वाष्प दाब। तो हमेशा ध्यान रखना विलयन का विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का कम होगा। तो हम टोटल देखते हैं तो डेल्टा पी से दर्शाते हैं, तो टोटल को विलायक माइनस विलयन करना पड़ता है। ये ध्यान रखना बात, विलायक माइनस विलयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विलायक का ज्यादा होता है। पी नोट ए से दर्शाएंगे इसको, विलयन क्या दर्शाएंगे? पी ए से। इसको पी नोट ए से और इसको पी ए से। नोट का मतलब है सिर्फ शुद्ध अवस्था, और कुछ नहीं। तो विलायक का हमेशा दाब ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध होता है, उसका दाब वाष्प ज्यादा बनती है उसकी। तो देखो आगे ये लिख दूंगा बाद में। ऐसे ही घटक बी के लिए पी बी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? समानुपाती एक्स बी के। तो यहां से पी बी बराबर आएगा पी नोट बी लगाया, जैसे पी नोट ए लगाया था और एक्स से, ऐसे यहाँ इसको समीकरण 1 माना, पी नोट बी इंटू एक्स बी, इसको समीकरण मान लिया 2। तो यहाँ पर ये क्या क्या चीज है ये लिख देंगे। पी ए क्या है, पी बी क्या है, एक्स ए क्या है, और एक्स बी क्या है। तो पी ए देखो, पी ए क्या होगा? पी ए होगा आंशिक दाब किसका? ए का, यौगिक ए का, यौगिक या घटक लिख सकते हैं ए का आंशिक दाब। पीबी क्या होगा? यौगिक बी का आंशिक दाब। ऐसे ही पी नोट ए क्या होगा और पी नोट बी क्या होगा? पी नोट ए क्या होगा? शुद्ध अवस्था में विलयन ए का दाब, शुद्ध अवस्था में यौगिक का दाब, शुद्ध अवस्था में ध्यान रखना, शुद्ध अवस्था में यौगिक ए का दाब, ए का वाष्प दाब। ऐसे ये क्या होगा? शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। और एक्स और एक्स भी बताया तुमको, एक्स क्या है? मोल बिन ए यौगिक की, और एक्स भी क्या है? मोल बिन बी यौगिक की। उसके बाद देखो, अब देखो हमने एक डाल्टन का नियम पढ़ा था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 5वें चैप्टर में पढ़ा था, द्रवावस्था में आंशिक दाब का नियम। ये क्या कहता है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है? पीटी, पीटी का मतलब क्या है? पी टोटल या पी कुल। पी कुल क्या होगा? पी टोटल क्या होगा? इसको पीटी से लिख रहा हूं मैं, पी टोटल को। पीटी होगा पी ए प्लस पीबी, यही तो होता है आंशिक दाब का नियम। देखना 11वीं क्लास में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है? पी टोटल जो होगा पी और पीबी के वाष्प दाब के बराबर होगा, मतलब पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो यहां से पीटी, इस इक्वेशन को 3 मान लेंगे, तो क्या करेंगे? पी ए पीबी का मान, पी ए व पीबी का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, समीकरण 1 व 2 से 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो यहां से देखो Pt इज इक्वल टू पी ए का मान कितना है? पी नोट ए एक्स बी, पीबी का मान कितना है? पी नोट बी एक्स बी। तो पी ए की जगह लिख देंगे पी नोट ए एक्स ए प्लस पीबी की जगह लिख देंगे पी नोट बी एक्स बी। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने पढ़ा था मोल बिन जो होती है एक्स ए प्लस एक्स बी, इनका योग किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर। ध्यान से देखना, एक्स ए प्लस एक्स बी का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। एक्स का मतलब मोल बिन ए के लिए, बी के लिए मोल बिन एक्स बी, और 1 के बराबर, ये हमने पहले बताया था। तो यहां से अगर एक्स ए निकालना चाहे तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बी आएगा।
देखो एक्स ए प्लस एक्स भी एक है, तो एक्स से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1 तो है इधर की साइड, इसको इधर ले जाएंगे किस में जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस एक्स बी। तो इस एक्स ए की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं हम, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए, एक्स क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। राउल्स लॉ तो हमारे यहाँ आएगा ही। उसके बाद इससे क्या क्या निकाल सकते हैं वो आगे देख रहे हैं, ये पूरा लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद देखो पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए। अब देखो ये जो पी नोट ए है ये इससे भी गुणा हो रहा है और ये इससे भी गुणा हो रहा है, तो पी नोट ए का एक से गुणा करेंगे पी नोट ए आएगा, पी नोट ए का एक्स बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लगेगा पहले, तो पी नोट ए इंटू एक्स बी, इसके गुणा करेंगे दोनों लिख देंगे, प्लस ये सेम लिख देंगे पी नोट बी इंटू एक्स बी। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, पी टी इज इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं हम, पी नोट ए लिखा पहले, तो अब देखो प्लस वाली राशि को एक साइड ले रहे हैं और माइनस वाली राशि को अलग कर रहे हैं, तो देखो ये प्लस वाली राशि है और ये वाली प्लस, तो इसको भी इसके साथ लिख देंगे प्लस के साथ में, और इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस को पीछे लिख देंगे पी नोट बी पी नोट ए इंटू एक्स बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अब देखो आगे पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस, अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो एक्स भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा पी नोट बी माइनस यहाँ क्या बचेगा पी नोट ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब अगर हमको पी टोटल निकालना है तो इनकी वैल्यू अगर हमको मिलेगी तो हम पी टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है राउल्स लॉ, और डाल्टन का आंशिक दाब लगाने के बाद राउल्स का जो लास्ट में फॉर्मूला आता है वो क्या होता है। इसको दोबारा से देखेंगे, पूरे को देखो दोबारा से, ए और बी यौगिक के दोनों वाष्पशील, इसका वाष्प दाब पी ए, इसका पी बी आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब पी ए और इसका पी बी, इसकी मोलबिन एक्स ए, इसकी मोलबिन क्या है एक्स बी। घटा केल के लिए पी ए समानुपाती एक्स ए को होगा, मतलब जितनी ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वो। ऐसे ही यहाँ समानुपाती हटाया पी नोट ए लिख दिया इसकी जगह, बी के लिए पी बी एक्स बी के समानुपाती हटाया पी बी लिख दिया, पी ए यौगिक ए का आंशिक दाब, पी बी यौगिक बी का आंशिक दाब, पी नोट ए शुद्ध अवस्था में यौगिक ए का वाष्प दाब, पी बी शुद्ध अवस्था में यौगिक बी का वाष्प दाब, और एक्स ए और एक्स बी क्या थे मोलबिन थी, ए के लिए मोलबिन और बी के लिए मोलबिन। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू एक और दो समीकरण से लिख देंगे, पी नोट ए और पी नोट बी। उसके बाद देखो क्या किया, यहाँ एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी कर दिया, मोलबिन का योग एक के बराबर होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स से निकालेंगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स बी आएगा। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद इसका इससे गुणा करा, इसका इससे गुणा करा, ये हो गया, ये सेम लिख दिया आगे। उसके बाद इस प्लस वाली राशि को एक साइड लिखे आए, मतलब इसको और इसको एक साथ लिख दिया, इसको पीछे की साइड लिख दिया। अब इन दोनों में से एक्स बी कॉमन ले लिया, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगा लास्ट में, पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोलबिन और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ बनाएंगे, मोलबिन और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ देखेंगे। अब देखो चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, जिसमें हम ए की ग्राफ में हम ए यौगिक लिया था और बी यौगिक दोनों के लिए ग्राफ बना रहे हैं, और हमारे बुक में भी ऐसे ही है। तो देखो हमने क्या देखा था, एक्स ए प्लस एक्स बी का योग कितने के बराबर होता है, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है, यही होता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर हम इस पॉइंट पर देखो, पहले तो हम लिख रहे हैं या मोलबिन लेंगे मोल फ्रैक्शन, और यहां लेंगे वाष्प दाब वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पर x प्लस एक्स बी 1 है, अगर यहाँ पर x को हमने 1 मान लिया तो x भी कितना आएगा 0 आएगा। क्यों, देखो x को 1 मानना और हमको 1 के बराबर करना है, इसको 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट पर सिर्फ a यौगिक प्रेजेंट है, a यौगिक के मोल प्रेजेंट है, b यौगिक प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। ऐसे यहाँ पर हमने x b को 1 मानेंगे, x a को 0 मानेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, x प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर b 1 है तो 1 के बराबर लाना तो इसको 0 रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स बी मतलब मोल भिन्न सिर्फ बी यौगिक के प्रेजेंट है और ए यौगिक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो आगे देखो, अब इसमें देखो हमारी एक समीकरण थी पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ऐसे ही क्या थी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स वी। तो देखो यहाँ से हम एक्स ए 1 है तो एक्स ए की जगह 1 रख देंगे, पी ए बराबर पी नॉट ए गुणा एक्स ए की जगह 1 रख देंगे। तो पी ए किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर। तो यहाँ पर एक्स ए की जगह 1 रखा था तो यहाँ पर क्या आएगा, पी नॉट ए, पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर, पी नॉट ए लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक्स बी की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रख देंगे एक्स बी की जगह, तो पी नॉट बी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, पी बी। मतलब पी बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर। तो यहाँ पर एक्स बी 1 है तो इसकी क्या क्या रख देंगे, यहाँ पर कुछ पी नॉट बी रख देंगे। दोबारा से देखो, यहाँ पर एक्स ए की जगह 1 रखा तो पी ए पी नॉट ए के बराबर आ गया, एक्स ए एक्स बी की जगह 1 रखा तो पी बी किसके बराबर आ गया, पी नॉट बी के बराबर आ गया। अब देखो आगे, अब देखो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब देखो दोबारा से, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इस पर एक्स ए को तो हम लगातार हटाते जा रहे हैं। देखो आगे बढ़ेंगे, देखो एक्स ए तो 0 होता जा रहा है और एक्स भी बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्स ए कम होता जा रहा है और एक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, इसमें हम बी के मोल तो डालते जा रहे हैं लगातार, तो बढ़ रहा है मोल, और ए के मोल लगातार हटाते भी जा रहे हैं। तो यही तो हो रहा है इसमें कि बी के मोल लगातार डालते जा रहे हैं तो 1 हो रहा है, और एक्स ए के मोल हटाते जा रहे हैं तो 0 हो रहा है। तो 1 से 0 हो रहा है हटा रहे हैं तो, और 0 से 1 हो रहा है क्योंकि इसके मोल डालते जा रहे हैं। तो बी के मोल तो लगातार डालते जा रहे हैं और ए के मोल लगातार हटाते जा रहे हैं। तो ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, और इसको इससे मिला दिए। ये ऊपर नीचे के बना ये भी बताऊंगा अभी। तो देखो ये किसके लिए था, पी नोट ए मतलब पी ए के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए का ग्राफ है। ये किसका है, पी नोट बी का मतलब पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी का ग्राफ है। और ये है पी टोटल, पी टोटल क्या आएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, या इसको ये लिख सकते हैं पी नोट ए एक्स ए क्या था, पी ए प्लस पी बी, या इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। यही तो है, पी ए का मान पी नोट एक्स ए, पी बी का मान पी नोट बी एक्स बी, या सीधा लिख सकते हैं पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ये हमारा ग्राफ था मोलविन और वासुदाब के बीच में। अब देखो इसको ऊपर और इसको नीचे क्यों रखा, देखो इसका मतलब क्या है, इसको तुम चाहे एक लेवल में बना दो, चाहे इसको नीचे कर दो इसको ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ ये मान के चला है कि ए की वाष्प कम बन रही है और बी की वाष्प ज्यादा बन रही है। ऐसे मान सकते हो तुम कि ए की वाष्प ज्यादा बने इसको ऊपर कर दो, बी की वाष्प कम बने इसको नीचे कर दो, या दोनों को लेवल में बिल्कुल एक लेवल में कर दो कि ए और बी दोनों की वाष्प समान बन रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई से को ऊपर नीचे बराबर कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोबारा से देख लो ग्राफ को एक बार, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बी प्रेजेंट और ए की मोल प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या किया है, ए प्रेजेंट हो तो इसका पी नोट ए, बी प्रेजेंट हो तो पी नोट भी आएगा इसके लिए। तो इसको इससे मिला, इसको इससे मिला है, तो ये किसका है, पी ए का है, पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी इजक्वल टू पी नोट बी एक्स बी का ये वाला। तो टोटल निकालेंगे पी बी प्लस पी टी बराबर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी आएगा। ये हमारा ग्राफ होता है वाष्पदाब और मोलविन के बीच में। तो ये हमारा आज राउल्ट्स का नियम जो पढ़ा था और द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब के लिए राउल्ट्स का नियम जो पढ़ा है वो कंप्लीट हो गया, उसका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखो ये ग्राफ जो बना है इससे रिलेटेड हमारे 2-3 ग्राफ और आएंगे, आगे 2 ग्राफ आएंगे, एक हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन, एक पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन में भी ग्राफ आएगा और अनादर्श विलयन में भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, उसमें थोड़ा सा जो अंतर होगा वो बताएंगे वहाँ। तो इस ग्राफ को भी ढंग से याद रखना। आज की वीडियो में इतना ही और हम कल करेंगे अगली क्लास में।